We are going to start in just few minutes. Let's start the class. Before this, I want to announce something that admissions are open now at Prime AP for the courses like CLAT, CVT, IPMAT, and more. So if you want to know about the details of the courses, feel free to reach out to us and start your preparation with us today. Let's start solving the political science paper. The first question is, tomorrow we shall be free from the slavery of the British dominations, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as mourning. देखो ये इसका मतलब क्या है? इसमें बोला जा रहा है, ये बेसिकली हमारे जो इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पे ये बोला गया था, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि किसने बोला था. वी विल सी. तो इसमें लिखा है कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे स्लेवरी से, जो कि ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर थी हमारे कंट्री में. बट मिडनाइट में हमारा इंडिया पार्टीशन भी हो जाएगा, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था. तो कल जो दिन होगा वो एक तरीके से खुशी का भी होगा, ऑल्सो मॉर्निंग का होगा. ठीक है, मतलब एक दुख का भी हम बोल सकते हैं. तो ये बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा. Next is, Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from. देखो इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें यह है कि जो कोल्ड वॉर चल रही थी तो क्यूबा का जो लीडर था फिडेल कास्ट्रो, वो अलाइंड था सोवियत यूनियन के साथ, और वो डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड रिसीव कर रहा था फ्रॉम निकिता क्रुश्चेव. पहले तो ये मार्क कर देते हैं, ठीक है. अब इसमें डिटेल क्या हुआ था देखो. क्यूबन रिवॉल्यूशन हुआ था 1959 में, विच अल्टीमेटली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट रेजीम. और उन्होंने अट्रैक्ट करा था सोवियत को एज अ सपोर्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ताकि वो जो स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट द यूएस इन्फ्लुएंस उसमें पार्टिसिपेट कर सके. तो ये जो कुर्चेव थी, उसने इकोनॉमिक एड एंड मिलिट्री सपोर्ट दिया था, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 62 में हुआ था, वेयर सोवियत मिसाइल्स इन क्यूबा ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर. तो वो क्यूबन मिसाइल था, क्यूबन क्राइसिस था. तो ये निकिता कुर्चेव थी. वो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोट एंड पेरेस्ट्रोइका इन यूएसएसआर. ये गॉर्बाचेव की पॉलिसीज थी, ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो वो यूएसएसआर में लाया था. ही वाज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन. ही इंट्रोड्यूस सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स विच प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, और इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसके अगेंस्ट में भी थे. नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी लीडर साइंड द ताशकंद अग्रीमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री. तो देखो ताशकंद जो अग्रीमेंट था वो 1966 में साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये एक पीस अग्रीमेंट था जिसको मीडिएट करवाया था, यानी कि जो थर्ड पार्टी थी वो थी सोवियत यूनियन, और जस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ 1965. तो ये ब्रोकर किया था यूएसएसआर के प्रीमियर एलेक्साई कौसिगिन ने, जो कि लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन करा था. और इसका एम ये था कि जो प्री वॉर बाउंड्रीज हैं उनको हम लोग रेस्टोर कर सकें, और जो बायलैटरल रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो इम्प्रूव हो सके, ताकि जो सक्सेस है वो लिमिटेड नहीं रहे और बल्कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ती रहे. तो इसका आंसर है मोहम्मद अयूब खान. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए. द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल प्रोग्राम, sorry, United Progressive Alliance. Next is, the Union of Soviet Socialist Republic, that is USSR, collapsed in which year? Correct answer is 1991. With the end of Cold War, the USSR also disintegrated or the collapse, and then Russia formed and many other states of Europe. Next is match list 1 and list 2. देखो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंड द टाइम पीरियड दे सर्व.
यूएन सेक्रेटरी जनरल क्या होता है? देखो, यूएन एक बॉडी है जो 1945 में बनाई गई थी, एंड यूएन इज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि कोई भी फ्यूचर वॉर को प्रिवेंट कर सके होने से। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और जो लीग ऑफ नेशन एज अ ग्रुप था वो फेल हो गया, उसके जो मेन पर्पस था उसमें। इसलिए हम लोगों ने दूसरी बॉडी बनाई फॉर द पीस कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशंस, तो ये थी यूएन। अब इसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, उसमें से वन ऑफ द बॉडी इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें होता है यूएन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब कौन कितने टाइम तक रहा था वो हमें देखना है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू मैच। देखो, बान की मून था 2007 से 2016 तक। बोट्रोस घाली था 1992 से 1996। एंटोनियो ग्यूटरेस थे 2017 से प्रेजेंट तक। एंड ट्रिगेव लाए थे 1946 से 52 तक। तो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस करती है स्टेट की सोवरेनिटी और मिलिट्री थ्रेट्स पे, और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो एड्रेस करती है इश्यूज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को देखेंगे तो ये स्टेट सेंट्रिक होती है, और ये एम्फेसाइज करती है डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन वी कैन से। और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो होती है उसमें ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे पेंडेमिक्स, टेररिज्म, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और ये रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द मॉडर्न एरा। तो अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ट्रू नहीं है अबाउट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो देखो, फर्स्ट इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी goes beyond the military threat. Yes, it is correct. Second is non-traditional views on security have been called the human security or global security. Yes. Non-traditional conceptions of security are principally concerned with the use and threat of military force. No. So it is not true. Non-traditional notions of security questions the traditional aspects of security. Yes. Next, देखो, the second general election was held in the year. The answer is 57. बिकॉज जो फर्स्ट हुए थे वो 52 के आसपास हुए थे, एंड द सेकेंड 5 साल के बाद होंगे तो 57। ठीक है, तो ये याद रखना कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन तब हुए थे। ठीक है, एंड ये हुए थे सेकेंड। In which year the Planning Commission of India was replaced by Niti Aayog? Niti Aayog is National Institute for Transforming India. The full form is important. Please remember this. देखो, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को 2015 फर्स्ट जनवरी को रिप्लेस करा था, ताकि हम एक तरीके से मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच ला सके। प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश करा गया था 1950s में, 50, विच फोकस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स। तो जो 5 ईयर के इकोनॉमिक प्लान्स आए थे वो प्लानिंग कमीशन के अंदर ही आए थे। पर जो नीति आयोग था उसको मोर एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टूल देखा गया था, कि बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहना चाहिए, और उसका काम कौन कर रहा था? नीति आयोग। ठीक है, तो in which year Planning Commission of India was replaced by Niti Aayog? The correct answer is 2015. Next, which report warned the traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term? ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसने वार्न करा था ट्रेडिशनल पैटर्न्स को जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, कि ये सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग टर्म? फर्स्ट वी विल सी कि ये सारे का मतलब क्या है जो भी ऑप्शंस में दे रखे हैं। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का अग्रीमेंट है, जिसको लाया गया था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, और बाइंडिंग करना था डेवलप्ड नेशंस को कि आप अपने एमिशंस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज सीबीडीआर, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशियल और द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज, वो ज्यादा जो ओनस उसका लेता है वो है डेवलप्ड नेशंस। बिकॉज देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप कंट्रीज में पहले स्टार्ट हुआ था इन कंपैरिजन टू ऑल द डेवलपिंग नेशंस। वो तो तब भी कॉलोनाइज्ड हो रखे थे। तो हम लोग इस तरीके से ये नहीं बोल सकते कि सबके पास एक तरीके से कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि सब एक तरीके से एनवायरनमेंट को बचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब जिन्होंने पहले से
बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया एनवायरनमेंट को, उन पे तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो उन्होंने बोला एक कॉमन चीज है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, बट उसके साथ साथ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ठीक है, तो ये डेवलपिंग और डेवलप नेशंस के बारे में बात करता है कि कितनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं काउंटरिंग द क्लाइमेट चेंज। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अर्थ समिट सेव द वर्ल्ड। अर्थ समिट 1992 में हुई थी इन रियो डी जेनेरियो, दैट इज इन ब्राजील। और इसका मेन जो पर्पस था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ब्रंटलैंड रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करा था। और किस तरीके से करा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। नेक्स्ट इज आर कॉमन फ्यूचर, इट इज द टाइटल ऑफ द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। नेक्स्ट इज यूएनएफ ट्रिपल सी, इट इज वन मोर सी। यूएनएफ ट्रिपल सी एक ट्रीटी थी 1992 में, और इसका मेन एम था कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट करना है। एंड लेटर इसी के अंदर ये अग्रीमेंट्स बने थे, क्योटो प्रोटोकॉल वाले। नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स मतलब ऐसी चीजें जो कि अर्थ में प्रेजेंट है, जिसपे कोई भी ओनर्स नहीं ले सकता है, मतलब एक तरीके से अपना हक नहीं जमा जमा सकता है, और ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल रहती है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ओशंस, एटमॉस्फेयर, स्पेस। तो कभी भी स्पेस को एक कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती कि जो भी परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे यहाँ पे कुछ भी करने से पहले। ठीक है, तो ये है। अब इसका क्वेश्चन था कि विच रिपोर्ट वांट द ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेनेबल इन द long term. So the correct answer is because Brundtland report is related to sustainable development. Which of the following statements are incorrect about the चिपको मूवमेंट? देखो, चिपको मूवमेंट एक 1970s का एक मूवमेंट था जो इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट ने स्टार्ट करा था। मतलब उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस था वो एनवायरमेंटल मूवमेंट को लेकर था, जहाँ पे जो विलेजर्स थे उन्होंने एक तरीके से ट्रीज को हग करके रखा था ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो। ये उत्तराखंड में हुआ था, और इसको जो लेड करा था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और अदर्स भी थे उनके साथ। और उन्होंने एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई थी कि कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोगों को देखना है एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे काम करना है। तो देखो, इट वाज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट, यस। इट रेज द क्वेश्चन अबाउट इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, यस। इट डिमांडेड द कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय द लोकल कम्युनिटी, नो। इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, यस। नो, अल्कोहलिज्म के भी वो उस पे कौन था? एंटी अरब मूवमेंट। इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नो। तो डी भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है, आई थिंक ये करेक्ट होगा। इट डिमांडेड द कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय लोकल कम्युनिटी, यस, इट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा डी एंड ई। ठीक है, इसमें कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय लोकल कम्युनिटी इसलिए बोला था क्योंकि लोकल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा अटैच होती हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, बिकॉज उनका जीवन जो चलता है वो उसी के प्रोडक्ट से चलता है, तो वो उसको बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं। इसलिए ये तीन चीजें हुई थी, एंड नॉट दीज टू थिंग्स। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का था वो था दलित मूवमेंट, दलित मूवमेंट। और जो अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट था वो था अरब मूवमेंट, एंटी अरब मूवमेंट, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, तो 12 का आंसर है डी एंड ई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज फॉट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म? अभी पढ़ा हमने, एंटी अरब मूवमेंट। देखो, अपर्थीद मूवमेंट क्या था? एक स्ट्रगल था अगेंस्ट द रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने लीडरशिप ली थी 1994 के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, जो कि अपर्थीद के अगेंस्ट में था। इसमें बेसिकली जो रेस के अकॉर्डिंग या बेस्ड पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अगेंस्ट में था ये। एंटी रैप मूवमेंट अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट में था आंध्र प्रदेश में। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक डैम के अपोज्ड में था जो कि नर्मदा रिवर में बनने वाला था, और ये मेधा पाटकर ने लीड करा था। क्योंकि इसके अगर ये डैम बनता तो बहुत ज्यादा जो लोकल या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो डिस्प्लेस हो जाती, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होता, और इन फ्यूचर फ्लडिंग की बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम हो सकती थी। दलित मूवमेंट क्या था? सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट था फॉर द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द दलित्स, और इस जिनको हम लोग अनटचेबल्स बोलते थे। तो लीडर्स लाइक बी आर अम्बेडकर फॉट फॉर कास्ट इनइक्वालिटी, रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल जस्टिस, और जो ऑपरेशन को झेलना पड़ता था वो सारी चीजें। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। देखो, यूएन बनी थी 1945 में, ठीक है। यूएन क्या था? अभी मैंने बता दिया, लीग ऑफ नेशंस के बाद बनाया गया था ताकि कोई भी वॉर प्रेजेंट नहीं हो, और पीस का सब लोगों को सिग्नेचर करने, ताकि देश भर में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें पीस बना रहे। नेक्स्ट इज नेटो अलायंस। नेटो एक तरीके से मिलिट्री अलायंस थी वेस्टर्न नेशंस की, जिसको 49 में बनाया था, 1949, फॉर द कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट द एग्रेशन, ठीक है। ओईसीडी जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी डेवलप्ड नेशंस की, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करते थे। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी थी 1995 में। So the correct answer of 14th is A, then C, then B and then D। तो देख लो, सबसे लास्ट में D है। अब इसके दो ऑप्शंस हैं, एंड वी सी इनके सबसे पहले कौन बना था? यूनाइटेड नेशंस। तो इसके ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, देन B, फिर A, C, B एंड D। A, C, B, D। यूएसए इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट टू डील विद। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या था? देखो, कोल्ड वॉर की स्ट्रैटेजी थी ताकि जो कम्युनिज्म का स्प्रेड हो रहा था उस टाइम पे वो रोका जा सके। तो ये जॉर्ज कैनन ने प्रपोज करी थी, और इट ऑल्सो इंक्लूडेड इकोनॉमिकल एड, जिसको हम लोग मार्शल प्लान भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो मिलिट्री अलायंस लाइक नेटो, जो कि टारगेट कर रहे थे सोवियत की इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। अब यूएस इंट्रोड्यूस पॉलिटी टू डील विद सोवियत का कम्युनिज्म। Which commission was appointed to inquire the allegations of abuse of authority during the time of emergency of 75? 75 में इमरजेंसी लगी थी, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज थी, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस ले लिया गया था, सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ा दी गई थी, स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लग रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो पीरियड था वो वॉज नॉट गुड फॉर फेडरलिज्म और द डेमोक्रेसी। तो ये हम लोग ब्लैक पीरियड बोलते हैं, ब्लैक इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है शाह कमीशन। नेक्स्ट इज हु निकनेम्ड एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इस वर्गीज क्यूरियन को बोलते हैं हम लोग, बिकॉज ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द स्टोरी ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, दैट इज अमूल, जिन्होंने अमूल को लाया था, तो इसलिए हम लोग उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट पास्ड अ जजमेंट ऑन 12 जून 1975 डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी टू लोकसभा इनवैलिड? इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जून 12 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक जजमेंट पास करा था डिक्लेयरिंग द इंदिरा गांधी इलेक्शंस टू लोकसभा इनवैलिड। और ये ऑर्डर इसलिए आया था क्योंकि एक पिटीशन फाइल करी गई थी, जो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट था जिनका नाम था राज नारायण, वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने पिटीशन डाली थी अगेंस्ट इंदिरा गांधी। तो ये आया था जजमेंट बाय Allahabad High Court. Next is choose the correct timeline of the following events in South Asia since 1947. देखो, सबसे पहले हुआ था श्रीलंका का इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग पहले सिलोन बोलते थे। ये हुआ था 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था शिमला अग्रीमेंट 72 में, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था कारगिल वॉर, ये हुई थी 1999 में। एंड देन हुआ था अफगानिस्तान का ज्वाइनिंग इन द सार्क 2007 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी कहाँ पर है, फर्स्ट।
नेक्स्ट इज हु वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड। इंडिपेंडेंट नागालैंड क्या मूवमेंट था? देखो जो ये स्टार्ट करने वाले थे वो थे Angami Zapupijo. He was the leader of the movement for independent Nagaland, and he was the resident of Naga Nationalist Council, and he began an armed struggle against the Indian state कि हम लोगों को इंडियन स्टेट का पार्ट नहीं रहना है and we want a separate state, that is Nagaland. Next is in June 1984, the government of India carried out Operation Blue Star 2. देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री ऑपरेशन था to remove the militants from the Golden Temple in Amritsar, and it was led by Indian Army under the PM Indira Gandhi, and it also targeted some followers of Sikhism who were very prominent, and ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी एंड विच डैमेज द टेम्पल, एंड बेसिकली सिक्स का बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हो गया था टुवर्ड्स पीएम इंदिरा गांधी, एंड विच अल्टीमेटली लेड टू द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कौन सा हुआ इसका आंसर, फ्लश आउट ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट इज मैच 1-2। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच था मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अलकायदा टेररिस्ट। फर्स्ट गल्फ वॉर यूएस लेड कोलिशन था जिन्होंने इराक को एक्सपेल करने की ठानी थी अगेंस्ट द कुवैत। तो हम लोग लिखेंगे इसमें लिबरेशन ऑफ कुवैत। इराकी फ्रीडम क्या था? देखो यूएस लेड इन्वेजन था, ओवरथ्रो करना था सद्दाम हुसैन को, और ये जस्टिफाई करा गया था कि जो एलिगेशंस ऑफ वेपन ऑफ मास मास डिस्ट्रक्शन लगाए गए हैं ये जस्टिफाइड हैं, और ये एम करते हैं स्टैब्लिश करने के लिए डेमोक्रेसी इन अ डिस्टेबलाइज्ड इराक रीजन, और जिसकी वजह बिकॉज वहाँ पे इंसर्जेंसीज और टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 22 हम लोग कर रहे हैं, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आएगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से आज़ादी, एंड इंडोरिंग फ्रीडम भी एक यूएस लेड वॉर अगेंस्ट द तालिबान एंड अलकायदा थी इन अफगानिस्तान पोस्ट 9/11 का जो भी सिचुएशन हुआ था उसमें, ये हम देखेंगे, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द यूरोपियन यूनियन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज? 2012। नेक्स्ट इज मैच 1-2। तो इसमें देखते हैं, देखो 24 का करेक्ट आंसर है 2। ए का है 73 में अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस एएन रे हुआ था। मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या है। देखो रेलवे स्ट्राइक क्या होता है, 74 में हुआ था, ये पहले तो हम मार्क कर देते हैं, चलो 74 में रेलवे स्ट्राइक हुआ था। ये एक मैसिव इंडियन रेलवे स्ट्राइक था जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने लेड करा था, एंड ही वाज बेसिकली डिमांडिंग द बेटर वेजेस एंड कंडीशंस फॉर द रेलवे वर्कर्स और द एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड इट वाज ड्यूरिंग the 1975 emergency just before, तो ये था। next is our appointment we have already seen 73। ये कंट्रोवर्शियल सुपरसेशन ऑफ जजेस था जिसने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करा था। ही वॉज अपॉइंटेड ओवर द सीनियर जजेस आफ्टर द रूलिंग ऑफ अनफेवरेबल टू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो ये देखो बेसिकली क्या एक तरीके से नोशन होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको हम लोग सीजे अपॉइंट करते हैं, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन करके इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट करा था ओवर सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये था कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज शाह कमीशन, ये 77 में हुआ था, वी हैव जस्ट सीन। ये था इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द अब्यूजर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, एंड 75 में जीपी लेड द पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, कि कैसे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि इसका आंसर क्या होगा, बट आई वॉन्ट यू टू गेस। देखो ई तो सबसे लास्ट में आएगा, इसका आंसर ये है, पहले सी बनी, फिर बी, फिर डी,
फिर ए एंड देन ई। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड इंडिया साइन एंड ratify 1996 क्योटो प्रोटोकॉल फॉर द emissions रिड्यूसिंग द emissions ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये बता दिया 1997 में, ये हुआ था UNFCCC के अंदर। इसको साइन करा गया था, कब इंडिया ने साइन करा? ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है अगस्त 2002। After the demise of President Zakir Hussain in 1969, the syndicate managed to nominate Dash and Indira Gandhi encouraged Dash to contest for the president post. तो क्या हुआ था जाकिर खान प्रेसिडेंट के डिमाइस के बाद 1969 में? कौन सा सिंडिकेट था जिन्होंने मैनेज करा था नॉमिनेट करने के लिए किसको? डैश एंड इंदिरा गांधी एनकरेज डैश टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंट पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है, सिंडिकेट जो था वो संजीवा रेड्डी का था और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बोला था फर्स्ट। Who was the president of USA during the 9/11 attack? The 9/11 attack was the most horrible attack. Uh, it was coordinated by the Al Qaeda, जिन्होंने, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने यूएस में करा था ये। ओवर 3000 पीपल डाइड एंड एक तरीके से ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था। यूएस के इन्वेजन्स हुए इसके बाद अफगानिस्तान और इराक में, और इसने पूरी तरीके से ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज को चेंज करके रख दिया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दोज? क्लिंटन। Which constitution amendment act was passed during the emergency of 1975? Amendment means the change in the constitution according to the present times, और if कोई petitions आती हैं तो कौन सा एक्ट था जो पास हुआ था? इट इज 42nd। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, याद रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। कौन सी पार्टी के कौन से लोग इसमें अटैच थे? इट इज वेरी इजी। श्याम प्रकाश मुखर्जी भारतीय जनसंघ के थे। के एम मुंशी वॉज द स्वतंत्र पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू। Which Prime Minister of India implemented the recommendations of Mandal Commission? मंडल कमीशन बेसिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन था जिन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन लाया था। तो कौन थे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा था? वो थे वीपी सिंह। नेक्स्ट इज व्हेन एंड वेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ सोशल फोरम हेल्ड? देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिविल सोसाइटीज मिलती हैं और डिस्कस करती हैं अल्टरनेटिव्स जो न्यू ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में हो सकता है। ठीक है। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी, ये हुई थी ब्राजील में 2001। Who chaired the second backward class commission and also an MP from the state of Bihar? He was VP Mandal. ऊपर। Which year India tested the first nuclear device? 74 में। स्माइलिंग बुद्धा पोखरन में हुई थी। ठीक है, नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 74। कांग्रेस सिस्टम जो फ्रेज थी वो किसने कॉइन करी थी? इसका आंसर है आर कोठारी। Next is which article of Indian Constitution deal with the provisions of promotion of international peace and security? इसका करेक्ट आंसर है 51। ये बोलता है कि ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें देता है जो कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट इज निजाम ऑफ हैदराबाद हैड अ पैरामिलिट्री फोर्स व्हिच वाज नोन एज। तो जो निजाम थे हैदराबाद के, उनके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिनको किन नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है रजाकार्स। In which year the monarchy abolished and the democracy established? इसका करेक्ट आंसर है 2008। Identify the correct options from the statements given below. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये देखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर पहले हम देखते हैं, ए और डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब ये क्यों करेक्ट है देखो, बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1991-96। यस। इंडियन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस? नो। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट? यस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? मैंने अभी बताया 1995। एंड सक्सेसर ऑफ गैट था ये। ठीक है। गैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, याद रखना। सक्सेसर ऑफ गैट GATT WTO। ये भी ट्रेड को देखता था, ये भी ट्रेड को देखता है। ठीक है। अब रीड करेंगे। गिव 2 minutes, then we will solve the questions related to this।
Let's solve the questions. 41. How many princely states were there in India at the time of independence? कितनी princely states थी जब आजाद हुआ था हमारा देश? तो इसका करेक्ट आंसर है 3. That is 565. Next is the ruler of Hyderabad was popularly referred to as Nizam. What were not choices given to the princely states by the British? Free to join the Pakistan, free to join India, free to remain independence, all of the above. अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है, ठीक है, बट इसमें ये तीनों चॉइस दी थी, ब्रिटिश ने दी थी। या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, या आप रिमेन भी इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से तीन स्टेट्स का प्रॉब्लम आया था। वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सी थी लार्जेस्ट? इट वॉज हैदराबाद। तो हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी, और ये पूरा का पूरा सराउंडेड थे इंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी, एंड सम पार्ट ऑफ ओल्ड हैदराबाद आर ऑल्सो टुडे today's parts of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. And जो ruler था वो निजाम थे, and he was the world's richest, one of the richest person. Ruler like Nawab of which princely states were not agreed to joining the Constituent Assembly? Constituent Assembly was the assembly of members who constituted the constitution for the independent India. तो कौन थे वो? भोपाल। ठीक है। Now read this and then we will solve the questions. Let's start solving the questions related to this. So first question is 46, I guess, or 45. 45 हो गया. 46 is Uri and Pulwama are the parts of which states of India? जहाँ पे अटैक हुए थे. Give it a guess. कश्मीर. Next, how many permanent members are there in UNSC? UNSC में कितने permanent state members हैं? 5. कौन कौन से हैं? देखो, UK, USA, Russia. Sorry for the writing because I'm writing with the mouse and I'm trying best. Uh, China and France. ये P5 मेंबर्स हैं, ठीक है। इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब कि कोई भी डिसीजन को ये रोक सकते हैं। अगर एक ने भी मना करा तो वो डिसीजन आगे पास नहीं हो पाएगा। तो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। तो इंडिया की जो मेंबरशिप रोक रहा है वो कौन है? चाइना। What is the full form of NSD? It is Nuclear Supplies Group.
Which permanent member of UNSC is opposing the claim of India permanency? ये अभी बताया मैंने. Fourth. Which of the following reason is not given by India while seeking the permanent membership or in the UNSC? कौन सा ऐसा रीजन है जो कि इंडिया ने नहीं दिया है? Largest democracy देंगे. Wants to represent the interest of global south? Yes. To rise as a hegemon and dominate others? No. Obviously not. Big nation terms of population? Yes. तो the correct answer is third. हम ये नहीं बोल सकते कि हमें hegemony दिखानी है, dominate करना है, इसकी वजह से हम लोग पार्ट बनना चाहते हैं यूएनएससी का. That is completely a false statement. So that's all for today. I hope you understand the questions and the crux of the question, that has like the basic crux कि वो क्या पूछना चाहता है. अगर आप 3-4 बार भी पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, यू विल आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कि कौन सा करेक्ट आंसर है. तो जस्ट गिव इट अ टाइम. एंड जो मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हमेशा आते हैं. तो जस्ट focus on those questions, and if you face any difficulty in understanding any of the topics related to political science or any other topic that will come in the CVT, you can reach out to us. I will clear that doubt. कोई भी वॉर में प्रॉब्लम है, कोई भी क्राइसिस समझने में प्रॉब्लम है, लीडर नहीं समझ में आ रहा है, या while solving the questions you don't like understand कि कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करके एक करेक्ट आंसर पे पहुंचना है, you can reach out to us. And you can also reach out for the courses I have announced in the starting of the video. So keep studying, study well, और जो भी doubts होंगे please ask and try to solve as many questions as you can before giving the CVT exam. Thank you so much.